नमस्कार दोस्तों। भारतीय वन 2.9 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज, जो कि ये नए सिलेबस के पैटर्न पर आधारित है। दोस्तों ये टेस्ट सीरीज लाने का उद्देश्य ये है कि आपने बिहार दरोगा के लिए कितनी तैयारी आपने मजबूत कर रखी है, उसकी ये टेस्ट जांच करेगा। तो इससे संबंधित जो भी सिलेबस के अनुसार हमने 100 प्रश्नों की एक श्रृंखला तैयार की है, जो कि आज के मेरा फर्स्ट सीरीज है, यानी कि पहला टेस्ट है। चलिए चलते देखते हैं। आइए प्रश्न संख्या की तरफ चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 1 है कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 10+2 के शिक्षा मॉडल के स्थान पर किस पाठ्यक्रम को लॉन्च किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5+3+3+4। आइए प्रश्न संख्या 2 में चलते हैं। G7 देशों का सदस्य कौन सा देश नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत जो G7 देशों का सदस्य नहीं है। प्रश्न संख्या 3 है कि मुक्त सार्वजनिक परिवहन प्रदान करने वाला कौन सा देश दुनिया का पहला देश बन गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लग्जमबर्ग। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 4 की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 22 मई को। इससे संबंधित हम कुछ और तथ्यों को जान लें कि विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौसम दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। रोहतांग सुरंग का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है, जो 2 स्थानों को जोड़ता है। वो कौन कौन सा स्थान है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लेह और मनाली को जोड़ता है। प्रश्न संख्या 6 है कि बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के बाद अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी रह गई है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12 रह गई है। प्रश्न संख्या 7 है कि हाल ही में मारिया शारापोवा ने खेल से संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टेनिस खेल से संबंधित है। प्रश्न संख्या 8 है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या रख दिया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुषमा स्वराज भवन नाम रखा गया है। प्रश्न संख्या 9 है कि मेरा भारत मेरा इंडिया अभियान के तहत कब तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि मलेरिया का कब तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2030 तक। आइए प्रश्न संख्या 10 में चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने दूसरे कार्यकाल में पहली विदेश यात्रा किस देश का किया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मालदीव का। प्रश्न संख्या 11 है कि रणजी के एक सत्र में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड किसने बनाया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आशुतोष अमन। प्रश्न संख्या 12 है किस राज्य में हाल ही में FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत हुई है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्य प्रदेश में। प्रश्न संख्या 13 है किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोरोना महामारी से सुरक्षा हेतु आयुष कवच नामक एक ऐप लॉन्च किया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने। प्रश्न संख्या 14 है मददगार हेल्पलाइन हाल ही में खबरों में थी, मददगार हेल्पलाइन किसके द्वारा चलाई जाती है। तो मददगार हेल्पलाइन जो है ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के द्वारा चलाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि इसको हम CRPF भी कह सकते हैं।
प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में देश का पहला स्मोक टावर स्थापित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नई दिल्ली में। प्रश्न संख्या 16 है, हाल ही में काला पानी क्षेत्र का मुद्दा खबरों में था, यह मुद्दा भारत और किस देश के बीच का है? तो काला पानी जो मुद्दा है यह नेपाल से संबंधित है, इसलिए आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नेपाल हो जाएगा। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है, अर्थात बिग बैंग जो सिद्धांत है इनमें से किसका उद्भव की व्याख्या करता है? देखिए ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए जो है स्तनधारी जीव, ऑप्शन बी है हिमयुग, ऑप्शन सी ब्रह्मांड और ऑप्शन डी है महासागर। इसमें आपको आंसर बताना है कौन सा उत्तर होगा। देखिए आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ब्रह्मांड। इससे संबंधित हम कुछ और बातों को जान लें कि बिग बैंग सिद्धांत का जो स्पष्टीकरण जो दिया था बेल्जियम के खगोलक एवं पादरी जॉर्ज लेमेतेर ने दिए थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 है कि सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से निम्नतम दूरी पर कब होती है, यानी कि सबसे कम दूरी पर कब होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जनवरी के महीने में। अगर इसी में आपको पूछ दिया जाता कि सबसे अधिकतम दूरी पर कब होती है तो हम जुलाई बोल सकते हैं, यानी कि सबसे अधिक दूरी जो होती है 4 जुलाई को होती है और न्यूनतम जो दूरी होती है वो 3 जनवरी को होती है। तो यहाँ पे हमें न्यूनतम दूरी पूछा जा रहा है, तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी यानी कि जनवरी महीने में लगाएंगे। दोस्तों हम मैथ के प्रश्नों को स्किप करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि तेज़ी में हम प्रश्नों को खींचें, क्योंकि हम सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। आइए प्रश्न संख्या 20 है, एस्टेरॉयड बेल्ट की उपस्थिति किन दो ग्रहों के मध्य है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मंगल और बृहस्पति, यानी कि ऑप्शन डी में जो दिया गया है बृहस्पति और मंगल है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है कि कौन सा देशांतर प्रधान यमोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 180 डिग्री। थोड़ा सा इसमें हम बता दें कि 180 डिग्री देशांतर को हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। आइए प्रश्न संख्या 22 की तरफ चलते हैं। संचार उपग्रहों में पृथ्वी के स्टेशन से सिग्नल ग्रहण करके विभिन्न दिशाओं में भेजने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ट्रांसपोंडर। आइए प्रश्न संख्या 23 में चलते हैं। भूप्रपट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? जो कि आपको ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए जो है सिलिकॉन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन और ऑप्शन डी है कैल्शियम। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑक्सीजन जो है भूप्रपट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ये प्रश्न संख्या 24 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन घास का मैदान नहीं है? तो यहाँ पे हमसे घास का मैदान पूछा जा रहा है, तो मेरा जो उत्तर हो जाएगा सिलवास जो कि एक घास का मैदान नहीं है। आइए हम कुछ घास से संबंधित बातों को जान लें, जैसे कि सवाना घास का मैदान किस देश से संबंधित है? तो अफ्रीका। कंपोज का संबंध ब्राज़ील देश से है। लानोज का संबंध जो है वेनेजुएला एवं कोलंबिया से संबंधित है। और डाउन्स का जो संबंध है घास का मैदान वो ऑस्ट्रेलिया से है। पंपास का संबंध जो कि अर्जेंटीना देश से है। तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न जुड़ते जाएंगे उन प्रश्नों को हम कोशिश करेंगे हल करने की। चलिए प्रश्न संख्या 25 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बेंगुला धारा। आइए प्रश्न संख्या 26 की तरफ चलते हैं। देखिए एग्जाम में अब कथन वाले प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए हम कथन वाले प्रश्न को छोड़ेंगे नहीं। कथन एक दिया गया है, भूमध्य रेखा के निकट के क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होती है। और कारण आर दिया गया है, भूमध्य रेखा के निकट अधिकांश अपराह्नों में उच्च ताप और उच्च आर्द्रता के कारण सहमनीय वर्षा होती है। इसमें दिया गया है कि ऊपर के दोनों
वक्तव्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए दिया गया है, ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है लेकिन परंतु आर सही है। इसमें से आपको आंसर बताना है। देखिए आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए और आर दोनों सही है लेकिन क्या है कि आर ए का सही स्पष्टीकरण है, इसलिए आपका आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है कि निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? इसमें हम पोतवाहक नहर की बात करेंगे तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्वेज नहर है। स्वेज नहर से संबंधित कुछ और बातों को जान लें कि स्वेज नहर का जो बनकर तैयार हुआ था 1869 में बनकर तैयार हुआ था और इसे 1872 में आवाजाही के लिए छोड़ दिया गया था। ठीक है, 1869 में बनकर तैयार हुआ था और 1872 में इसे आवाजाही के लिए छोड़ दिया गया था। स्वेज नहर क्या है कि ये लाल सागर को ना भूमध्य सागर से जोड़ता है और इसकी हम लंबाई की बात करें तो 168 किलोमीटर है और गहराई लगभग 16.15 मीटर है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 28 की तरफ। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग कितनी प्रतिशत है? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 2.40%। प्रश्न संख्या 29 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कावेरी जो नदी है, जो आपका उत्तर हो जाएगा। इससे हम थोड़ा सा मिलता जुलता संबंध प्रश्नों को हम जान लें कि श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगपट्टनम जो कि शिव समुद्रम और श्रीरंगम, ये सब सभी के सभी कहाँ पे कर्नाटक राज्य में पड़ता है। चलिए आगे जानते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी संयोज रखती है? किस प्रकार की मिट्टी जो है अधिकतम पानी खींचती है? तो अब मेरा जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चिकनी मिट्टी जो कि ज़्यादा पानी संयो कर रखती है। आइए प्रश्न संख्या 31 की तरफ चलते हैं। लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सल्फर यौगिक। लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण जो है सल्फर यौगिक है। प्रश्न संख्या 32 है, स्टॉक फार्मिंग क्या है? स्टॉक फार्मिंग क्या है? ऑप्शन ए दिया गया है 2-3 फसलों का एक साथ उगाना। ऑप्शन नंबर बी है पशुओं का प्रजनन। ऑप्शन नंबर सी है फसल की अदला बदली। ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पशुओं का प्रजनन है। प्रश्न संख्या 33 है कि 1 हेक्टेयर बराबर कितना एकड़ होता है? 1 हेक्टेयर बराबर कितना एकड़ होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 हेक्टेयर बराबर 2.47 एकड़ होता है। इससे संबंधित हम कुछ और बातों को जान लें कि 1 एकड़ बराबर 23 कट्ठा से अधिक लगभग होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 88 डिसमिल बराबर 1 एकड़ होता है। और हेक्टेयर की बात करें तो 2.47 जब एकड़ मिलाएंगे तो 1 हेक्टेयर का निर्माण होगा और 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा होता है। ठीक है, आइए चलते हैं हम आगे प्रश्नों की तरफ। प्रश्न संख्या 34 है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 जून को। प्रश्न संख्या 32 है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? तो 35 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 से 2% जो भाग है प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है? तो 1 से 2% भाग जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है।
प्रश्न संख्या 36 है कि मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि CO अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के अणुभार की बात करें तो इसका अणुभार जो होता है 28 होता है। और इस कार्बन मोनोऑक्साइड से जो बीमारी होती है ज़्यादातर जैसे कि ये धुएं जो होती है मोटर गाड़ियों के धुएं से निकलती है, मोटर गाड़ियों से निकलती हैं और ये ज़्यादातर कैंसर बीमारी उत्पन्न करने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। आइए प्रश्न संख्या 37 की तरफ चलते हैं। नीचे दिए पौधों और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आलू का संबंध जो कि मूल से नहीं है, जबकि बाद बाकी जो ऑप्शन नंबर ए जो है अदरक का संबंध खाने योग्य जो भाग है अदरक का प्रकंद है, प्याज का मांसल और नारियल का भ्रूण पोष है। और 38 नंबर प्रश्न है किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वसा के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 दिया गया है, एक यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। ऑप्शन नंबर 2 है कथन जो 2 दिया गया है यह लौ युक्त यौगिक है। कथन 3 है यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। कथन 4 दिया गया है यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो देखिए इसमें आपका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कथन 1, 2 और 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये क्या कर रहा है कि यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करती है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा यह लौह युक्त यौगिक है, ये भी सही है। और 4th नंबर सही है जो क्या कर रहा है कि यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है कि हम सभी जानते हैं कि हीमोग्लोबिन के कारण ही खून का जो रंग होता है वो लाल होता है। आइए प्रश्न संख्या 40 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि देखिए इसमें कौन सा सही मिलान नहीं है ये पूछा जा रहा है। यानी कि डेसिबल जो होता है ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, सही है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, ये भी सही है। समुद्री मील 9 संचालकों की दूरी की इकाई है, ये भी सही है। लेकिन क्या है सेल्सियस जो ऊष्मा की इकाई है ये गलत ऑप्शन है, तो इसलिए जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 है कि निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? निम्न में से कौन सा बल जो कि क्षयकारी बल है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि घर्षण बल जो है वो क्षयकारी बल है। आइए कथन 42 नंबर जो प्रश्न है ये कथन से संबंधित दिया गया है। कथन 1 में ए में कहा गया है कि तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया गया है, उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़ों की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है। कारण आर्ध जो दिया गया है इसमें कहा जा रहा है कि तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है। और आपका ऑप्शन दिया गया है ए यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ये इसमें कहा जा रहा है। आइए प्रश्न संख्या 43 की तरफ चलते हैं। कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को क्या कहते हैं? कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कंडक्शन कहते हैं। ठीक है। ये प्रश्न संख्या 44 है कि निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी। कैसे होगा देखिए,
ओजोन जो भी की है ये भी जल को जीवाणु मुक्त करने में कारगर शामिल है। क्लोरीन ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर सी जो कि कैलोरीमीन है ये भी सही है। इसीलिए ऑप्शन जो डी है ये उपयुक्त सभी, ये आपका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 है कि ऑक्टेन संख्या द्वारा किसकी गुणवत्ता मापी जाती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑक्टेन संख्या द्वारा पेट्रोल की गुणवत्ता मापी जाती है। प्रश्न संख्या 46 है कि सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि ऑप्शन ए है ये सस्ते होते हैं। ऑप्शन बी इसका प्रकाश एक वर्णी है और प्रकाश के बूंदों से गुजरने पर पानी के बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। ऑप्शन सी है ये आँख के लिए शीतल है। ऑप्शन डी है ये चमकदार रोशनी देते हैं। तो आपका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसका प्रकाश एक वर्णी है और पानी के बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 है कि निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पारा। प्रश्न संख्या 48 है पानी की कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट। प्रश्न संख्या 49 है कि शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि इसको सल्फ्यूरिक एसिड भी कह सकते हैं। प्रश्न संख्या 50 है कि गैस वेल्डिंग में समानता प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एसिटिलीन गैस। हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है। हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक कौन सा अम्ल है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेंजोइक अम्ल है। प्रश्न संख्या 52 है कि दूध को निम्न विधि से एक रूप किया जाता है। कौन से विधि से एक रूप यानी कि होमोजिनाइड किया जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसके वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जाता है। प्रश्न संख्या 53 है हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह क्या उत्पन्न करता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एसिटिलीन गैस उत्पन्न करता है। प्रश्न संख्या 54 है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखिए इसमें सूची 1 में दिया गया है हड़प्पा संस्कृति की बस्ती के बारे में बताई गई है, और ऑप्शन सूची 2 जो दिया गया है नदी जिस पर अवस्थित है ये बताना है। तो हड़प्पा का संबंध किससे है ये बताना है। हड़प्पा एक तरफ हड़प्पा दिया गया है, ऑप्शन बी में कालीबंगा, ऑप्शन सी है लोथल और ऑप्शन डी है रोपन। देखिए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या कर रहा है ये कि हड़प्पा का जो संबंध है वो रावी नदी से है, कालीबंगा का जो संबंध है वो घग्गर नदी से है, और लोथल का जो संबंध है वो भगवा नदी से, और रोपर का जो संबंध है वो सतलज नदी से है। तो इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55 है कि महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? कथन ये दिया गया है कि उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, तो सही बात है। उन्होंने जो सही है उसको हम सही टिक लगाते हैं यहाँ पे। उनका जन्म जो कपिलवस्तु में हुआ था सही है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति किया था, ये भी सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, ये भी सही है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, ये भी सही है। तो इसलिए आपका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 2 3 4 सभी के सभी सही है। प्रश्न संख्या 56 है कि रज्जुक कौन थे? रज्जुक कौन थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मौर्य शासन में अधिकारी थे। अद्वैत दर्शन प्रश्न संख्या 57 है अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? अद्वैत दर्शन के संस्थापक आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शंकराचार्य।
इससे संबंधित हम कुछ और बातों को समझ लेते हैं। शंकराचार्य जो एक ज्ञान मार्गी थे, इन्होंने मायावाद का खंडन किया था। चलिए आगे प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 58, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। प्रश्न संख्या 59 है कि हाल ही में साइबर सेफ वुमन पहल निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाराष्ट्र के द्वारा शुरू की गई है। प्रश्न संख्या 60 है, किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुलकेशिन द्वितीय। आइए प्रश्न संख्या 61 की तरफ चलते हैं। मोहम्मद गजनवी का भारत में अंतिम यानी कि 17वीं बार आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जाटों के विरुद्ध हुआ था। प्रश्न संख्या 62 है कि निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया? किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया, ये बात इसमें कही जा रही है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिकंदर लोदी ने। आइए प्रश्न संख्या 63 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है पानीपत का युद्ध 1526, बिल्कुल सही है। खानवा का युद्ध 1527, ये भी सही है। घाघरा के युद्ध 1529, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन जो डी है वो चंदेरी का जो युद्ध है 1530, ये गलत है, क्योंकि चंदेरी का जो युद्ध हुआ था 1530 में ना होकर ये 1528 में हुआ था, इसलिए आपका इसमें गलत को खोजा जा रहा है, इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये प्रश्न संख्या 64 है, अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोलकाता। प्रश्न संख्या 65 है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। आइए प्रश्न संख्या 66 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम के संपादक थे? क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम के संपादक कौन थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि श्याम कृष्ण वर्मा। आइए 67 नंबर जो प्रश्न है ये मैथ का है, इसलिए इसको हम स्किप करेंगे। प्रश्न संख्या 68 है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? 1946 की यहाँ पे बात कही जा रही है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैबिनेट मिशन। केंद्र में दैत्य शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? केंद्र में दैत्य शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935 और ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1947। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रश्न संख्या 70 है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। प्रश्न संख्या 71 है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 24। प्रश्न संख्या 72 है, निम्नांकित में से किस प्रकार के पदाधिकारी भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 और 4। 2 और 4 में क्या दिया गया है कि औपचारिक और विधिक, और 4 ऑप्शन में दिया गया है, 4 जो नंबर दिया गया है संवैधानिक और नाम मात्र। ये प्रश्न संख्या 73 को छोड़ेंगे। प्रश्न संख्या 74 है
विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? साधारण विधेयक को कितने अवधि तक रोक सकती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 माह तक रुक सकती है। थोड़ा सा इस पर हम चर्चा करें तो विधान परिषद धन विधेयक को राज्यसभा की तरह ही केवल 14 दिनों तक रोक सकती है और राज्यसभा या लोकसभा किसी साधारण विधेयक को 6 माह तक रोक कर रख सकते हैं। इसके बाद यदि राष्ट्रपति चाहे तो अनुच्छेद 108 के अधीन संयुक्त अधिवेशन बुला सकती है। यह प्रश्न संख्या 75 है कि जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की उसके सभापति कौन थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बलवंत राय मेहता। प्रश्न संख्या 76 है, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर कीजिए। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए सूची जो दिया गया है 1 में, ए नंबर जो दिया गया है अनुच्छेद 14 का संबंध किससे है, बी दिया गया है अनुच्छेद 36 का संबंध किससे है, सी दिया गया है अनुच्छेद 74 का संबंध किससे है और डी जो दिया गया है अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन डी में क्या दिया गया है कि अनुच्छेद 14 का जो संबंध है समानता का अधिकार से है और ऑप्शन बी जो है उसका जो संबंध है नीति, अनुच्छेद 36 का जो संबंध है नीति निर्देशक तत्व से है और अनुच्छेद 74 का जो संबंध है वो मंत्रिपरिषद से है और अनुच्छेद 368 जो कहता है वो संशोधन प्रक्रिया को अपनाता है। तो इसलिए डी का जो संबंध है ऑप्शन नंबर 1 से है, तब का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर। आइए प्रश्न संख्या 77 है, कहा जा रहा है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए कहा गया है और दूसरे को कथन आर कहा गया है। कथन ए जो कहता है संसद और राज्य विधान मंडलों में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है और कारण आर कहता है कि चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संविधान संशोधन के जितनी सीटों पर वे चुनाव लड़ रहे हैं उसके 33% को महिलाओं के लिए नियत कर सकते हैं। तो आपका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये गलत है परंतु आर जो है सही है। आइए प्रश्न संख्या 78 की बात करते हैं। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। नियोजित अर्थव्यवस्था जो आधारित है वो है समाजवादी व्यवस्था पर, इसलिए आपका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समाजवादी व्यवस्था। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो रोलिंग प्लान की बात करें तो हम कह सकते हैं कि गुरनान मिंडल के द्वारा दिया गया था, इसलिए आपका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जी मिड्डल द्वारा, यानी कि गुरनान मिंडल के द्वारा। प्रश्न संख्या 80 है कि भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का प्रतिशत कितना है और किसके अनुसार? तो यहाँ पे तेंदुलकर समिति दे दिया गया है कि तेंदुलकर समिति के अनुसार बताना है कि भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले का प्रतिशत बताना है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 21.9%। प्रश्न संख्या 81 है, हाल ही में कोलकाता बंदरगाह का नाम किनके नाम पर रखने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है? कोलकाता बंदरगाह की नाम की बात कही जा रही है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखे जाने की व्यवस्था की गई। प्रश्न संख्या 82 है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन एक जो दिया गया है यहाँ पे जनता के पास मुद्रा, 2 जो दिया गया है बैंकों के पास मांग जमा, यानी कि डिमांड डिपॉजिट बोल सकते हैं इसको, और 3 जो दिया गया है बैंकों के पास समय जमा, यानी कि टाइम डिपॉजिट। आपका उत्तर बताना है कि इनमें कौन कौन से भारत में व्यापक धन यानी कि M3 में शामिल है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2, 3, अर्थात जनता के पास मुद्रा और बैंकों के पास मांग जमा और बैंकों के पास समय जमा, यानी तीनों होने चाहिए।
क्वेश्चन संख्या 83 है कि रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है। रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य बताना है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रुपए को अन्य प्रमुख मुद्राओं में अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपए में मुक्त रूप में परिवर्तित करके देने की अनुमति है। प्रश्न संख्या 84 है कि ब्रेक इवन बिंदु क्या है। ब्रेक इवन बिंदु की बात कही जा रही है, तो आपका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए है, वह स्थिति जब फर्म लाभ कमा रही हो। ऑप्शन नंबर बी है, वह स्थिति जब फर्म को हानि हो रही हो। वह स्थिति, ऑप्शन सी है, वह स्थिति जब फर्म को लाभ न लाभ हो न हानि हो। ऑप्शन डी है, वह स्थिति इसका लाभ हानि से कोई संबंध नहीं है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वह स्थिति है। ब्रेक इवन बिंदु का तात्पर्य ये है कि वह स्थिति जब फर्म को न लाभ हो और न ही हानि प्राप्त हो। प्रश्न संख्या 85 है कि खेलों में से प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या किस खेल में सर्वाधिक होती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रग्बी फुटबॉल। थोड़ा सा हम बात कर लें इन खेलों की, तो देखिए यहाँ पे खो खो में 9 खिलाड़ी हो जाते हैं, हॉकी में 11, रग्बी फुटबॉल में 15 और फुटबॉल में 11। तो इसलिए सर्वाधिक जो खिलाड़ियों की संख्या है किस खेल में है, तो रग्बी फुटबॉल में है। तो आपका उत्तर हो जाएगा रग्बी फुटबॉल। प्रश्न संख्या 86 है कि बैंकिंग वातावरण में प्रयोग होने वाले टर्म एनपीए का पूरा नाम क्या है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। आइए प्रश्न संख्या 88 की तरफ चलते हैं। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन के रमन इफेक्ट खोज के दिन को विज्ञान दिवस के रूप में माना जाता है। यह निम्न में से किस तिथि को माना जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 28 फरवरी को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 89 है कि महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजराती भाषा में। प्रश्न संख्या 90 है कि प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 91 है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण में कौन से राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 92 है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया जा रहा है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लद्दाख में। प्रश्न संख्या 93 है कि विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों के किस भवन में रखा गया था। मयूर सिंहासन की बात यहाँ पे की जा रही है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दिल्ली के लाल किले का दीवान ए आम में रखा गया था। दोस्तों इसके पहले वाले प्रश्नों को एक बार हम फिर से देख लेते हैं। मुझे लगता है कि शायद मिस्टेक हो गया कहीं पे। देखिए प्रश्न संख्या 92 जो है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया जा रहा है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जम्मू कश्मीर में। चलिए प्रश्न संख्या 94 की तरफ चलते हैं। 20 रुपये के नोट पर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान की छवि है। 20 रुपये के नोट की बात कही जा रही है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि माउंट हैरियट पे। प्रश्न संख्या 95 है कि तमिलनाडु तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से। प्रश्न संख्या 96 है, ये मैथ है, इसको स्किप करेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 97 जो है क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैश्विक कंपनी का वी थिंक डिजिटल, यानी कि वी थिंक डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फेसबुक। प्रश्न संख्या 98 है कि विशेष आहरण अधिकारी एसडीआर किससे संबंधित है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। प्रश्न संख्या 99 है कि सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि रोहतास में सबसे ज़्यादा है। प्रश्न संख्या 100 है और ये अंतिम प्रश्न है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों पर पदों में सभी कोटियों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों पर पदों में सभी कोटियों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की गई है? तो 50% की आरक्षण की बात कही गई है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये मेरा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।